हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं डेस्टिनेशन मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 9.2। देखो 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमें क्या लिखना है, इनके लिए एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे गिवन है प्रोडक्ट ऑफ -4 एंड a इज 20, मतलब कि -4 और a का प्रोडक्ट कितना गिवन है 20। तो देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन हमें गिवन है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। और किस किस का मल्टीप्लाई कि -4 को अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 20। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय a कितना मिला बराबर 20। या फिर इसे हम लिख सकते हैं -4 का जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, बीच में से मल्टीप्लाई साइन हट जाएगा तो -4a इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। नेक्स्ट देखो बी पार्ट में गिवन है 20 fewer students than last year, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस ईयर इज 80। देखो इसका मतलब क्या है इस वाली लाइन का कि 20 fewer students than last year, कि इस बार जो स्टूडेंट्स है वो लास्ट ईयर से कितने कम है, 20 कम है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस ईयर इज 80, और इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 80। तो देखो मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर लास्ट ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर x थे तो क्या होगा कि इस साल जो स्टूडेंट्स है वो 20 लेस है। इसका मतलब अगर लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स में से हम 20 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 80। तो ये क्या आ गई हमारी एक लीनियर इक्वेशन। तो ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है इन स्टेटमेंट को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, इक्वेशन फॉर्म में। थर्ड वाला आता है सी पार्ट, ट्वाइस एज मेनी रन्स एज हरभजन स्कोर्ड इज 80 रन्स। मतलब ये कह रहा है कि हरभजन ने जितना भी स्कोर किया है, हरभजन ने जितने भी रन्स बनाए हैं उसका अगर मैं डबल करूं, उसका क्या करना है ट्वाइस का मतलब डबल। अगर उसका डबल कर दिया जाए तो कितना आएगा 80 रन्स। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि लेट हरभजन स्कोर्ड x, मान लो भाई कि हरभजन ने x ने स्कोर किए थे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूं, किसका, जितने भी हरभजन ने स्कोर किए थे, तो x का ट्वाइस का मतलब क्या कि 2 मल्टीप्लाई बाय x, और ये किसके बराबर आएगा 80 के, किसके इक्वल 80। और जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा, ये जो साइन है मल्टीप्लाई का ये हट जाएगा। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू कितना 80। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द मेथड गिवन इन ब्रैकेट्स। देखो हमें क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन को किस मेथड से सोल्व करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड। देखो लास्ट वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, मैंने सिस्टमैटिक मेथड भी पढ़ाया था, मैंने तुम्हें ट्रांसपोजिशन मेथड भी बताया था। तो ट्रायल एंड एरर मेथड की हेल्प से हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखो ट्रायल एंड एरर मेथड से सोल्व करने का मतलब क्या है कि मुझे n की ऐसी वैल्यू पता करनी है कि अगर n की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो LHS और RHS मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, अब देखो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करेंगे कि हम यहाँ पे n की वैल्यू को लेट करते चलेंगे। मान लिया कि मैंने n की वैल्यू क्या ले ली, n इक्वल टू 1 मान लिया, तो क्या होगा अगर मैं 1 + 5 करता हूं, n को रिप्लेस किया 1 से, तो 1 + 5 इज इक्वल टू 9। देन ये कितना आएगा 6 इज इक्वल टू 9। तो क्या यहाँ पे 6 और 9 बराबर है, तो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये n इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन नहीं है। बात करते अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 2 लेता हूं तो क्या होगा 2 + 5 इस गिवन इक्वेशन में। देखो इस गिवन इक्वेशन में जहां भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को जो वैल्यू हम लेट कर रहे हैं उससे रिप्लेस कर दिया, बाकी सब कुछ ऐसी रहा। LHS को सिंपलीफाई करेंगे 7 इज इक्वल टू 9, तो क्या 7 और 9 बराबर, इसका मतलब ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसमें n इक्वल टू 3 पर क्या करेंगे फिर से 3 + 5 इज इक्वल टू 9। भाई 3 + 5 तो 8 होगा, 8 इज इक्वल टू 9, क्या 8 और 9 बराबर है, तो ये भी इक्वल नहीं। इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट क्या करेंगे, अगर मैं n को रिप्लेस करता हूं 4 से, देखो जैसे ही मैं n को रिप्लेस करूंगा 4 से क्या बनेगा 4 + 5 इज इक्वल टू 9, देन 9 इज इक्वल टू कितना 9। तो जैसे ही n को रिप्लेस किया 4 से तो LHS और RHS क्या बन चुका बराबर। इसका मतलब ये जो n इक्वल टू 4 है ये इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 4। बी पार्ट में गिवन है -2 इज इक्वल टू c माइनस 7 और इस इक्वेशन को सोल्व करना है ट्रांसपोजिशन मेथड से। ट्रांसपोजिशन मेथड में हम क्या करते थे भाई, इस मेथड में हम क्या करते थे कि जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट पार्ट आते थे उसको हम वहां से रिमूव करते थे। क्या करेंगे, ये हमारा c, तो इस c का वैल्यू तो मुझे फाइंड करना है, ये c तो हमें चाहिए, तो c जहां पर है आरएचएस में रहने दिया, -2 तो पहले से ही एलएचएस में, कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसका मतलब जो -7 है इसको मुझे यहाँ से क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब देखो ये -7 c के साथ सब्ट्रैक्शन में आ रहा है, तो जैसे ही यहाँ से हटेगा, भाई यहाँ से तो मैंने रिमूव कर दिया, तो ये कहाँ आएगा, आरएचएस से एलएचएस में, और एलएचएस में आते ही क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो इधर क्या हो चुका, प्लस। अगर यहाँ पे प्लस होता तो इधर क्या हो जाता, माइनस। ठीक है, तो माइनस का 2 प्लस का 7। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 माइनस 2 करेंगे 5, और साइन किसका, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा तो साइन प्लस का, तो यहां से c इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो c कितना आया, 5। ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी पार्ट में क्या गिवन है, -44 इज इक्वल टू t प्लस 9, और इसे हमें सोल्व करना है बाय सिस्टमैटिक मेथड। देखो सिस्टमैटिक मेथड में क्या होगा कि ट्रांसपोजिशन में तो हम टर्म्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं कि भाई एलएक्स में जो पार्ट आरएक्स में जो गिवन है उसको एलएक्स में ले जाए, एलएक्स वाले को आरएक्स में। यहाँ पे क्या करेंगे कि वेरिएबल के साथ क्या दे रखा है यहाँ पे +9, तो मैं दोनों तरफ कुछ ऐसा पार्ट ऐड करूंगा जिससे कि इधर आरएक्स में क्या बचे, सिर्फ t बचे। अब देखो ये आरएचएस में गिवन है अभी t प्लस 9, यहां पे ऐसा क्या नंबर ले कि अगर मैं उसमें ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं, देखो जो भी काम करना है सेम करना है, चाहे तो ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो भी करे, लेकिन दोनों तरफ सेम। अब ये प्लस का 9 है, तो अगर प्लस के 9 में मैं 9 को ही माइनस कर दूं तो देखो क्या ये दोनों जीरो बनाएंगे, क्योंकि 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0, और वेरिएबल के साथ जीरो को ऐड करेंगे, क्या सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, t। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, -9। तो अगर आरएचएस में -9 तो एलएचएस में भी क्या हो जाएगा, माइनस का 9। एलएचएस में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 44 प्लस 9 ये तो आ गया हमारा 53, लेकिन दोनों माइनस इसलिए माइनस का 53। इधर क्या बचा, t, क्योंकि 9 माइनस 9 क्या बन चुका, 0 बन चुका। ठीक है, तो t प्लस 0 t, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, -53। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। देखो डी में गिवन है z-4.5 इज इक्वल टू 15.9। इसको हमें सोल्व करना है, और किस मेथड से सोल्व करना है ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सिस्टमैटिक मेथड। देखो सिस्टमैटिक मेथड फिर से यही है कि यहाँ पे मुझे दोनों तरफ कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये यहाँ पे क्या रखा है, इक्वल। देखो इक्वल के आरएचएस में 15.9 कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल के एलएचएस में क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल वाला टर्म कहाँ पे, एलएचएस पार्ट में। तो यहाँ पे अगर मुझे जेड चाहिए तो ऐसा क्या नंबर मैं यहाँ पे ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए, जेड। तो देखो अगर ये -4.5 है तो करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे प्लस का 4.5 कर दूं तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, 0 बना लेंगे पूरा, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे। तो देखा जाएगा यहाँ पे माइनस है तो उसी नंबर के साथ प्लस ले लेना, और ये अगर प्लस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस। अब क्या हुआ, एलएचएस में मैंने ये पार्ट एक्स्ट्रा ऐड किया, तो आरएचएस में भी क्या करेंगे, 4.5 को ऐड करेंगे, -4.5 4.5 प्लस 4.5 0 बना लेंगे, ये बन गया z इज इक्वल टू 15.9 में 4.5 ऐड करेंगे, देखो 9 प्लस 5 14 आएगा, कैरी 1 5 प्लस 4 9 एक 10 और ये 2, और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, तो z कितना आ चुका 20.4। नेक्स्ट पार्ट नंबर ए पार्ट में गिवन है -10 इक्वल टू -100, लेकिन किस मेथड से सोल्व करना है, ट्रांसपोजिशन। मतलब कि मुझे टर्म्स की पोजीशन चेंज करनी है, मुझे एलएचएस से या तो आरएचएस में लेके जाना है या आरएचएस से एलएचएस में। अब देखो ये यहाँ पे f, तो वेरिएबल तो मुझे निकालना है, और -100 वेरिएबल से बिल्कुल अलग है, दूसरी साइड है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब मुझे इस -10 को यहाँ से रिमूव कराना है। अब देखा जाए -10 और f के बीच में कैसा साइन है, भाई -10 और f के बीच में कोई भी साइन नहीं है, और कोई भी साइन ना होने का मतलब जब भी कांस्टेंट के बाद जस्ट वेरिएबल लिखा और बीच में कोई साइन ना हो, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। और जब कोई टर्म मल्टीप्लाई में होती है वेरिएबल के, तो साइड चेंज होने पर कहां पे जाएगी, डिवाइड में। ठीक है, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, और 10 से 100 कितने 10 टाइम्स, तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। नेक्स्ट इसका f पार्ट में क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे p की वैल्यू हमें कुछ पुट करनी है, लेट करनी है,
और जब तक एक करेक्ट वैल्यू ना मिल जाए, मतलब जब तक एक ऐसी वैल्यू ना मिल जाए कि एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आ रहे, तब तक हमें ये काम करते जाना है। मान लेते हैं कि अगर मैं पी की वैल्यू 1 लेके चलता हूं, तो देखो अगर मैंने पी का वैल्यू 1 लिया तो क्या होगा, 7 इंटू 1 कितना मिलेगा, ये 7 इज इक्वल टू 49। तो क्या यहाँ पे एलएचएस आरएचएस बराबर आया, इसका मतलब ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं भाई, पी की वैल्यू 2 लेके देखेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 2, यानी कि पी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 2 से। अब देखो जब वेरिएबल और कांस्टेंट, जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। लेकिन जैसे ही मैं वेरिएबल की वैल्यू डाल रहा हूं तो मुझे अब बीच में बताना पड़ेगा कि साइन क्या है, क्योंकि दो कांस्टेंट के बीच में क्या चल रहा है ये हमें लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई था तो इसलिए मल्टीप्लाई का साइन अब लगाना पड़ेगा। इक्वल टू में क्या था 49, 7 टू 14, तो क्या यहाँ पे एलएचएस आरएचएस बराबर, ये भी बराबर नहीं, इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। पी की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो क्या होगा, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना 49, 7 3 जा 21, तो ये भी 3 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। और ऐसे अगर हम करते रहे तो अगर मैं देखो p इज इक्वल टू 4 पे चेक करूं, 4 पे क्या होगा, 7 p को रिप्लेस किया 4 से, इक्वल में है 49, 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 49। अभी भी ये बराबर नहीं आ रहा, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। p इक्वल टू 5 की बात करें, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 49, 7 5 जा 35, तो 5 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। और ये हमें तब तक करते रहना है जब तक हमें सेम वैल्यू ना मिल जाए एलएचएस और आरएचएस में। 6 से रिप्लेस करेंगे, 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 49, ये आ गया 42 इज इक्वल टू 49। देन p को अगर मैं रिप्लेस करता हूं 7 से, तो देखो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, एलएचएस में 49, आरएचएस में 49। तो इस टाइम पे जब मैंने p का वैल्यू 7 रखा तो क्या हुआ, एलएचएस और आरएचएस बराबर आ चुका। इसका मतलब जो p इक्वल टू 7 है, ये क्या है हमारा आंसर। तो इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, p इज इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर जी। देखो जी पार्ट में गिवन है 120 इज इक्वल टू 8p और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड में फिर से क्या करेंगे कि हमें किसी नंबर से या तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड या एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। अब क्या कर सकते हैं, देखो कैसे पता चलेगा कि हमें क्या काम करना है। p के साथ क्या है, यहाँ पे 8 है और 8 और p के बीच में कैसा साइन है भाई, कोई भी साइन गिवन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो देखो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ध्यान रखना, अगर वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करना पड़ेगा, वेरिएबल के साथ डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन करना है और सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन करना है। p के साथ यहाँ पे वेरिएबल क्या है 8, कांस्टेंट क्या है 8, लेकिन मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 8 से ही क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो देखो जब मैं 8 को 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा p बचेगा। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने आरएचएस में 8 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 8 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। भाई आरएचएस में तो 8 से 8 कैंसिल, तो क्या बचा आरएचएस में तो p बचा। लेकिन एलएचएस में देखूं ये 2 से डिविजिबल 4 टाइम्स, ये 2 से डिविजिबल 2 6 12 और 0, 4 1 4 और 4 से 60 कितने टाइम्स 15 टाइम्स। तो एलएचएस में कितना बचा 15, देन p इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 15। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि हमें ऐसी दो इक्वेशन लिखनी है, हमें दो इक्वेशन ऐसे लिखनी है कि अगर उस इक्वेशन को मैं सोल्व करूं तो जो सॉल्यूशन बने, यानी कि जो भी वेरिएबल उसमें प्रेजेंट है उस वेरिएबल की वैल्यू क्या आनी चाहिए -3 आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो -3 का सॉल्यूशन बनाना है तो क्या करेंगे, देखो बनाने का तरीका बता रहा हूं। मान लो वेरिएबल कुछ भी मान लिया x, ठीक है, अब x को मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो x में मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, अब इक्वल। अब क्या करना है, अगर मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी है, अगर मैं x को -3 रखता हूं, देखो -3 इंटू 2 कितना आएगा -6, तो -6 लिख दिया मैंने इधर। तो ये क्या आ गई, एक ऐसी इक्वेशन आ गई कि अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इसका आंसर कितना आने वाला है, वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएगी -3 आएगी। ठीक है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है, तो सभी का आंसर डिफरेंट आ सकता है, हो सकता है बुक में अलग दे रखा हो, तो आंसर इसके कुछ भी हो सकते हैं। अब मान लो जैसे मैंने ऐसे लिया, मैंने एक वेरिएबल लिया भाई, इस बार मैंने क्या किया प्लस कर दिया 4।
अब अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है तो क्या करेंगे, मैं आरएचएस में कुछ लिखूंगा नहीं अभी, जो यहाँ पे वेरिएबल है y, उस y की जगह -3 डालो। देखो अगर y की जगह -3 लिखो कितना आएगा, -3 + 4, सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा 1। तो जो सोल्व करके आया है एलएचएस को यही डाल दो आरएचएस में। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जब तुम इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो सॉल्यूशन के बाद y की वैल्यू क्या निकलेगी, -3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये दो ऐसी इक्वेशन है जिसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो इनका वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएगी, -3। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि इफ यू डिक्रीज अ नंबर बाय 5, मतलब हमारे पास कुछ नंबर है, अगर मैं उस नंबर में से 5 को क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, यानी कि डिक्रीज का मतलब माइनस, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -6 आएगा। और हमें बताना वो नंबर क्या हो सकता है। तो देखो नंबर तो हमें नहीं पता क्या है, तो जो हमें फाइंड करना है सबसे पहले हम उसको लेट कर लेंगे कुछ भी वेरिएबल, मान लो नंबर x है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि नंबर में से क्या माइनस करना, क्या डिक्रीज करना है, 5। तो नंबर क्या है x, डिक्रीज करना है इसके लिए माइनस, और क्या डिक्रीज करना है, 5 डिक्रीज करना है। और अगर मैंने 5 डिक्रीज किया तो रिजल्ट क्या आएगा, -6। इसका मतलब इसको सोल्व करके क्या मिलेगा, -6, यानी कि ये किसके बराबर, -6 के बराबर। तो अब तो ये क्या बन चुकी, एक इक्वेशन बन चुकी। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं यूज कर दे रहा हूँ ट्रांसपोजिशन मेथड। तो क्योंकि मुझे x फाइंड करना है तो इस -5 को यहाँ से रिप्लेस करना होगा, और -5 यहां से हटेगा तो कहां जाएगा, भाई आरएचएस में जाएगा। अब देखो x और -5 के बीच में कैसा साइन, माइनस, तो ये जब उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस वाला किस में पहुंच जाएगा, प्लस में। सिंप्लीफाई करेंगे x इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा 6 - 5 1, लेकिन साइन किसका, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा तो साइन आएगा माइनस का। तो आंसर क्या है हमारा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, फाइंड द मिसिंग एंगल इन द गिवन ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है, भाई किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये 3 एंगल्स है, P 55 25, तो सम ऑफ 3 एंगल्स तो हमें गिवन है कि 180 डिग्री है। सम ऑफ 3 एंगल्स कितना, 180 डिग्री। और अगर ऐसा है कि ये जो यहाँ पे वेरिएबल P है, मुझे इसका P का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले देखो इस वाली लाइन को मैं कैसे लिखूंगा, ये 3 एंगल का सम है ना, और यहाँ पे 3 एंगल कौन कौन से हैं, P 55 25, तो इन तीनों का सम करना है, इसका मतलब मुझे ऐड करना है। तो तीनों के बीच में कैसा साइन, प्लस साइन। अब बस ये क्या बन गया, देखो अब तो ये इक्वेशन बन चुका, जिसमें वेरिएबल क्या है P, बाकी सब कांस्टेंट। सिंप्लीफाई करेंगे P प्लस 55 प्लस 25 ऐड करेंगे, 5 प्लस 5 10 हो गया, 5 प्लस 2 7 और कैरी 180 इज इक्वल टू कितना, 180। अगर मुझे P निकालना है, P निकालने का मतलब ये इस प्लस 80 को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। अब यहाँ से हटेगा तो कहां जाएगा, आरएचएस में, लेकिन आरएचएस में कैसे जाएगा, देखो इधर साइन है प्लस, तो जैसे ही आरएचएस में पहुंचा तो साइन हो चुका माइनस। तो यहां से P कितना आ गया, 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100, और P एक एंगल है तो 100 डिग्री। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि गिवन है इफ a प्लस 5 इज इक्वल टू 4, कि अगर a प्लस 5 4 के बराबर है तो जो 3a प्लस 6 है इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले देखो 3a प्लस 6 की वैल्यू तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये a कितना है, क्योंकि जैसे ही मुझे ये पता चला कि भाई a की वैल्यू 2 है 3 है, तो मैं a को उस वैल्यू से रिप्लेस करूंगा और इसको सोल्व करूंगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का यूज करके हम a फाइंड करेंगे। तो a मुझे निकालना है, ठीक है, 4 आरएचएस में था, वेरिएबल से अलग ही है तो आरएचएस में रहने दिया, लेकिन ये जो प्लस 5 है ये आ रहा है इस वेरिएबल के साथ, तो इसको यहां से रिमूव करेंगे और कहां भेजेंगे, आरएचएस में। तो प्लस 5 आरएचएस में रहेगा, ये माइनस का 5, a कितना आ गया भाई 4 माइनस 5, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 4 1, और साइन किसका, माइनस का, तो a की तो वैल्यू आ गई -1। अब जैसे ही a की वैल्यू -1 आई, ये जो फाइंड करना था मुझे 3a प्लस 6 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या किया, 3a को किससे रिप्लेस कर दिया, -1 से। देखो 3 और a के बीच में कोई भी साइन, इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कर दिया इसको किससे, -1 से, प्लस 6। सबसे पहले 3 का अगर -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस 6, माइनस प्लस माइनस, तो 6 माइनस 3 करेंगे 3, लेकिन साइन किसका, प्लस का, इसका मतलब सिंपल क्या आ जाएगा, 3। तो इसका वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, 3।
नंबर 7 में गिवन है इज -6 अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन -3x बराबर -18 एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इक्वेशन हमें गिवन है -3x इज इक्वल टू -18। तो बोला गया है कि क्या -6, ये जो -6 है क्या इसका ये सॉल्यूशन है या नहीं, और इसको मुझे एक्सप्लेन करना है। तो देखो ये मुझे एक इक्वेशन दे रखी है, मैं ऐसा करता हूं इस इक्वेशन को ही सोल्व कर लेता हूं। तो ये क्या करेंगे, मुझे x तो फाइंड करना है। x और -3 के बीच में कैसे साइन, भाई x और -3 के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये जो -3 है ये x के मल्टीप्लाई है, ये -3 वेरिएबल के मल्टीप्लाई है, तो इसको मैं इधर भेज दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा -18, ये x के मल्टीप्लाई है -3, तो ये कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। सिंप्लीफाई करो, माइनस से माइनस गया, और 3 से 18 कितने टाइम 6, तो x क्या निकल के आया 6। इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो 6 है, लेकिन बोला क्या है -6। तो हम लिख सकते हैं कि नो -6 इज नॉट सॉल्यूशन, कि भाई इसका सॉल्यूशन -6 तो नहीं है। तो फिर इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका, करेक्ट सॉल्यूशन इज 6। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट रीजन हो जाएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया 6, और बोल रहा था क्वेश्चन में कि क्या -6 सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तो 6 है, तो -6 इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक लिंक। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय -6 द रिजल्ट इज -84, कि अगर कोई नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, भाई किसी भी नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया -6 से, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट कितना आएगा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, रिजल्ट किसके बराबर आएगा -84 के। तो नंबर मुझे फाइंड करना है कि वो नंबर क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि नंबर हमें फाइंड करना है, तो मैं नंबर को मान लेता हूं एक वेरिएबल, और मैंने मान लिया x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह सकता हूं भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि नंबर क्या है x मान लिया, किस में मल्टीप्लाई किया -6 में, तो x मल्टीप्लाई बाय -6, और जैसे ही नंबर को -6 में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में क्या मिला -84, मतलब कि ये किसके बराबर मिल चुका -84। अब फिर से देखो वेरिएबल के साथ में -6 कैसे है, मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इस -6 को यहां से रिमूव करूं तो ये जाएगा तो RHS में, लेकिन RHS में कैसे जाएगा, RHS में जाएगा ये डिवाइड में, क्योंकि यहां कैसे है मल्टीप्लाई, तो माइनस से माइनस कट गया, क्या 6 से 84 डिविजिबल, देखो 6 से 6 1 जा 6, तो 8 था 2 बचा, 2 और 4 मिलकर 24 बनाएंगे, एंड 6 4 जा 24, तो x का वैल्यू क्या आ गया 14। इसका मतलब जो नंबर है वो क्या हमारे पास, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है नंबर इज 14। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 9.2।